चलिए, ये आपने क्या माइक चालू किया सर? चलिए, अब चुप हो जाइए प्लीज। चैप्टर 5 इंडियन इकोनॉमी पे आ गए हैं अपने। बहुत ही आप लोगों का अचिलीज हील है ये टॉपिक। बहुत ही परेशान कर रहा है आपको कि बहुत ही डेटा है इसमें, ऐसा है ना वैसा है ना फलाना है ना ढिकाना है। कोशिश करते हैं। चलिए, अब आप लोग आपस में, आपको दिया ना 20-25 मिनट का टाइम, नई बातें खत्म हुई। चलो ठीक है, अब एकदम शांत हो जाएंगे आप लोग कृपया करके। जाते जाते आज CSET में मैं आपको आज आखिरी बार पढ़ा रहा हूं, पता है कि नहीं आपको? दिस इज माई लास्ट एवर सेशन इन CSET फॉर यू, अज्यूमिंग कि यू विल। तो अगली बार हम एग्जीक्यूटिव में ही मिलेंगे और बिल्कुल अलग ही खेल होता है वहाँ पे, वहाँ का जलवायु बिल्कुल अलग होता है, ठीक है? तो कुछ आखिरी लम्हे हैं हमारे एक साथ इस स्टेज के, तो इसे चेरिश करते हैं। चलिए, पार्टी बनती है। पार्टी बनती है, ये करवा दो वो करवा दो। अरे यार 11% बैटरी हो गई है इसकी, वापस ले गए। स्क्रीन शेयरिंग भी हुआ है फिर भी ऐसा। एक मिनट बेटा, उनको बुलाओ कि आईपैड के चार्जर के साथ आए। राहुल सर को बुलाओ प्लीज। अगलावा मजबूरी नू आने जाने दी बसूरी नू जहर बने हाँ तेरी पी जावा मैं। क्या शक्ल उन लोग को दिख रहा है, आप लोग क्या देख रहे हैं? ऑनलाइन में चल रहा है शक्ल। जा बेटा बैठ आराम से, चिल मार। ये लो, अरे इधर नहीं है, मैं उधर लेके गया हूँ। किसको बोला आपने? ये देखो सर दिख रहा है, बस लो इस साइड ऑन। बेटा आप रिलैक्स करो। चार्जर आप ही को तो दिया मैंने अभी, 10% बैटरी है इसकी। अरे साहेब, आपको दूसरा आईपैड नहीं किसी को? नहीं दूसरा कुछ मत दीजिए, आप इसमें चार्ज में लगाइए और ये क्या नया रायता हुआ है इसको संभालिए। वारी में जावा मैं तेनू बुलावा गल सारी ता होवे मेरे डोल जदाइयां दी नारी ना होवे। तो वहाँ से क्यों शेयर कर रहा है? स्क्रीन शेयर करेगा ना डायरेक्ट। हाँ बस बढ़िया। आजा वे दिल तेरा। फाइनल है। चलिए बच्चों, अब एकदम नॉन स्टॉप, एकदम अंधाधुंध पढ़ाई होगी। प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर अबाउट 58% ऑफ पॉपुलेशन, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लगभग इतनी सारी जनता को प्राइमरी सेक्टर से कमाइयां मिल रही है। हालांकि आगे जाके ये खुद ही इस नंबर को काफी कम कर देंगे। तो दोनों नंबर दिए, विचित्र सा खेल है। अपने टू द बेस्ट ये मान के चल सकते हैं कि चलो ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली करते हैं तो बड़ा नंबर आ जाता है, एंड एग्जैक्टली प्राइमरी सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड है वो नंबर देखते हैं तो ये नंबर थोड़ा छोटा हो जाता है। GVA ग्रॉस वैल्यू एडेड बाय दिस सेक्टर इज 17.8, यानी कि नेशनल इनकम में कितना योगदान है इसका?
According to Inc. 42, the Indian agriculture sector is predicted to increase to $24 billion by 2025. अब इंडियन फूड एंड ग्रोसरी मार्केट के बारे में जरा ध्यान से देखिए। ये वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट मार्केट है, वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट फूड एंड ग्रोसरी मार्केट है। इंडियन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो है वो इंडिया का 32% ऑफ कंट्रीज टोटल फूड मार्केट है। 5th इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, कंजम्पशन, एक्सपोर्ट्स एंड एक्सपेक्टेड ग्रोथ। ये इंडिया की इंडस्ट्रियों में कंपैरिजन हो रहा है। 8.8% ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड इन मैन्युफैक्चरिंग, 8.39% ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड इन एग्रीकल्चर, 13% ऑफ टोटल इंडियाज एक्सपोर्ट, 6% ऑफ टोटल इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। तो आपको पता चल रहा है कि इंडियन फूड प्रोसेसिंग वाला जो बाजार है वो एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया के लिए। ठीक है, ये 8.80 8.39 एग्जैक्टली याद नहीं रहेगा आपको, आप इतना मान के चलिए मार्केटिंग में भी 8% का कंट्रीब्यूशन है लगभग, और एग्रीकल्चर में भी 8 से 9% का कंट्रीब्यूशन है। इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट्स में 13% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट्स हम क्या कर रहे हैं बच्चों? MDH मतलब यही फूड प्रोसेसिंग वाला सामान हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बात समझ में आ गई? इन्वेस्टमेंट वर्थ 8,500 करोड़ रुपया, किसके लिए? इथेनॉल बनाने के लिए। अभी अपने बात कर रहे थे ब्लेंडेड फ्यूल, नॉन ब्लेंडेड फ्यूल की। ब्लेंडेड फ्यूल में आपको इथेनॉल मिलाना पड़ता है। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? इंडिया दुनिया का 2nd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किस किस चीज का? राइस का, व्हीट का, शुगर केन का, कॉटन का, ग्राउंडनट का, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। तो 6-7 चीजों में हम लोग नंबर द्वितीय पे आते हैं, 2 नंबर पे हम लोग आते हैं। याद रहेगा? ये तो कभी भूल थोड़ी ना सकते हो अब इसको, अब तो ये याद ही रहेगा ना। राइस है, व्हीट है, कॉटन है, ग्राउंडनट है, शुगर केन है, फ्रूट्स है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है का? ऑर्गेनिक फूड सेगमेंट इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट कैगर ऑफ 10%। ऑर्गेनिक फूड मतलब जैविक खेती वाला खाना जिसमें इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, हार्मफुल केमिकल्स वगैरह नहीं हैं। और ऐसा उम्मीद की जा रही है कि 2025 तक ये 75,000 करोड़ रुपए का बाजार बन जाएगा। 75,000 करोड़ रुपए का। इंडिया दुनिया का 25% पल्सेस उगाता है और खाता उससे भी ज़्यादा है, इसलिए और हम लोग को बाहर से मंगवाना पड़ रहा है। ठीक है, वेजिटेरियन डाइट का बहुत बड़ा हिस्सा है, प्रोटीन का वगैरह वगैरह, ये सब बातें अपनी पड़ी हुई है। फर्स्ट मेगा फूड पार्क कहाँ बन रहा है? राजस्थान में बन गया। एग्री फूड स्टार्टअप गॉट फंडिंग ऑफ 1.66 बिलियन। मतलब कि ये टेक स्टार्टअप और डीप टेक और फिनटेक और एड टेक तो सुनते थे, लेकिन अब लोगों को एग्री टेक में भी दिलचस्पी है। और $1 बिलियन मैंने आपको बताया बच्चों लगभग 8,000 करोड़ होता है, तो 1.66 बिलियन डॉलर इज ऑलमोस्ट 13,000 करोड़ रुपीज़। 13,000 करोड़ रुपए का फंडिंग मिला है एग्री स्टार्टअप्स को, 558 अलग अलग डील्स में। 2017 से 2020 इंडिया ने रिसीव किया $1 बिलियन इन एग्रीटेक फंडिंग। बाय 2025 लाइकली टू विटनेस इन्वेस्टमेंट्स वर्थ 30 to 35 बिलियन डॉलर। तो एक तो हो गया एग्री फूड स्टार्टअप कि जैम बनाएंगे ना, ठीक है। तो एक तो हो गया कि भाई जैम बनाएंगे, मसाले बनाएंगे, ये सब हो गया एग्री फूड स्टार्टअप। एग्री टेक स्टार्टअप मतलब एग्रीकल्चर भी और टेक्नोलॉजी का भी कुछ तो एलिमेंट उसके अंदर आ रहा है। उस पर बहुत बड़ी फंडिंग आई है, $1 बिलियन की फंडिंग आई है पिछले 3-4 सालों में। और ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले 4-5 सालों में मतलब 25 तक 30 से 35 बिलियन डॉलर का फंडिंग एग्रीटेक में आने लग जाएगा। फैक्ट, ये वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए बच्चों। फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रैवनकोर लिमिटेड, क्या है ये इंडिया का ओल्डेस्ट लार्ज स्केल फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर है। ये इंडिया का ओल्डेस्ट लार्ज स्केल फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर। नाम क्या है कंपनी का? फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स, क्योंकि ट्रैवनकोर में इसीलिए नहीं पीछे ट्रैवनकोर। तो फैक्ट इसका नाम है, फैक्ट
फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स ट्रैवनकोर, याद रहेगा। हाँ तो ये ओल्डेस्ट है, ओल्डेस्ट एक ही हो सकता है ना। क्रॉस्ड 1 मिलियन प्रोडक्शन एंड सेल्स मार्क्स, ऐसे तो बेटा सारे ही है ना, जीएसएफसी है, जीएनएफसी है, बहुत है, धानुका एग्रो है। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स पॉलिसी 2018 एम्स टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स $60 बिलियन बाय 2022, और फिर उन्होंने खुद ही एकदम हवा में तीर छोड़ते हुए बोला है $100 बिलियन इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। फ्यू ईयर्स का कोई क्वांटिफिकेशन नहीं होता है, फ्यू ईयर्स का कोई सवाल थोड़ी पूछा जाएगा, बताओ कि फ्यू ईयर्स में कहाँ पहुँच जाएगा। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है, फैक्ट वाली लाइन इंपॉर्टेंट थी, मैंने आपको बता दी। 100% FDI आ गया है फूड प्रोडक्ट्स में एज वेल एज ई कॉमर्स अंडर द ऑटोमेटिक रूट में। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ना बच्चों, ये एग्री उड़ान क्या होता है, कृषि उड़ान क्या होता है, संपदा क्या होती है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान, PM आशा, ये सब इंपॉर्टेंट है। आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी स्कीम में क्या है। एग्जैक्ट अमाउंट्स आपको याद ना रहे, एग्जैक्ट डेट आपको याद ना रहे, चलेगा, बट एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि संपदा किस चीज के लिए। बोलो हाँ या ना। संपदा में तुम अब बोलोगे कि ड्रोन्स के लिए है, तो ऑब्वियसली तुमको, तो सबसे पहला है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसमें क्या किया भाई, 2-2 हजार रुपया किसानों को दे दिया, तो टोटल कितना दे दिया, 2021 करोड़ रुपया ट्रांसफर कर दिया, 2021 करोड़। इसमें कुछ नहीं है, पैसा दिया जा रहा है, पैसा को निधि भी बोलते हैं। निधि का मतलब क्या होता है, फंड्स। तो किसान का सम्मान बना रहे, फंड्स उसको इसलिए दे दिया गया, तो इसमें कुछ और कॉम्प्लिकेटेड बातें नहीं है। PM आशा का फुल फॉर्म क्या है जी, प्रधानमंत्री अन्नदाता अन्नदाता मतलब भैया फार्मर हो गया, आय मतलब इनकम हो गई, संरक्षण मतलब कि सिक्योरिटी या इंश्योरेंस हो गया। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, स्टेट्स कैन डिसाइड द कॉम्पेंसेशन स्कीम एंड कैन ऑल्सो पार्टनर विथ प्राइवेट एजेंसीज टू एंश्योर फेयर प्राइसेस फॉर फार्मर्स। अन्नदाता की आय को आप गारंटी कैसे करोगे, अन्नदाता के पास इनकम कमाने के लिए क्या है, क्रॉप्स। As long as you are going to give him the fair price for his crop, automatically उसकी इनकम आपने प्रोटेक्ट कर दी, उसकी इनकम को आपने बचा लिया कि नहीं बचा लिया। तो PM आशा याद रहेगा आपको, क्या है PM आशा, बोलो क्या करते हो आप इसमें, फार्मर को इफेक्टिवली कोशिश करते हो कि फेयर प्राइस मिले। अब ये फेयर प्राइस दिलाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, प्राइवेट एजेंसीज के साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं, खुद ही अपने तरीके से आप एक कॉम्पेंसेशन स्कीम डिजाइन कर सकते हैं। जैसे भी हो इंश्योर करो कि फार्मर को उसके प्राइस के लिए, उसके क्रॉप के लिए सही प्राइस मिले। आज ही एक न्यूज थी कि भाई राजस्थान में लहसुन का प्राइस सही नहीं मिल रहा है फार्मर्स को, जिसकी वजह से फार्मर्स उठा के लहसुन फेंक रहे बाजार में। समझ रहे, कई बार आपने ऐसी चीजों को टीवी पे पहले भी देखा होगा, टमाटर गोभी किसान लाके प्रदर्शन कर रहे हैं, फेंक रहे कि भाई हमें 1 रुपया मिल रहा है, 50 पैसा मिल रहा है केजी, हमारा जो कार्टिंग लगा है, ट्रांसपोर्टेशन इससे ज्यादा लग गया है, हाउ कैन वी अफोर्ड टू सेल इट एट दिस प्राइस। तो अगर आप ये इंश्योर कर लेते तो फार्मर को दिक्कत नहीं है, ठीक है। शुगर इंडस्ट्री असिस्टेंट पैकेज, शुगर इंडस्ट्री को 5,500 करोड़ रुपया का सहायता दिया गया, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा ये अप्रूव किया गया। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी जो है, गाँव में जो क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई, उनमें मैनुअल सारा कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन और रिकॉर्ड कीपिंग है, उसको कंप्यूटराइज करवाने के लिए 2,000 करोड़ रुपया का फंड सैंक्शन हुआ। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, अब सिंचाई का मतलब इरिगेशन है। द मोमेंट यू नो दैट, फिर आपके लिए कभी कंफ्यूजन नहीं हो सकती। यू कांट कंफ्यूज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना विद आशा और विद निधि योजना। आपको पता है कृषि का ये सिंचाई का मतलब क्या है, इरिगेशन। तो अब ये किस चीज के लिए है, इरिगेशन सोर्सेस के डेवलपमेंट के लिए। इरिगेशन सोर्सेस के डेवलपमेंट के लिए 1,000-2,000 करोड़ से कुछ होता नहीं है, 50,000 करोड़ रुपया सैंक्शन हुआ है। एग्री उड़ान किस चीज के लिए है, मेंटरशिप प्रोग्राम है फॉर स्टार्टअप्स टू एनेबल देम टू कनेक्ट विथ
इन्वेस्टर्स, लेकिन आप देखो एक है एग्री उड़ान और उसी को हिंदी में बोल दिया है कृषि उड़ान 2.0। तो कृषि उड़ान 2.0 इज कनेक्टेड विथ एयरपोर्ट्स कि 53 एयरपोर्ट्स को ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट और ट्राइबल रीजन्स में ऐसा इक्विप किया जाएगा कि फार्मर्स को, फ्रेट फॉरवर्डर्स को और एयरलाइंस को कनेक्ट करवा दिया जाए ताकि जो क्रॉप है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, इजीली इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो एग्री उड़ान याद रखना है, मेंटरशिप की बात थी। कृषि उड़ान 2.0 में एयरपोर्ट और एयरपोर्ट के लोगों को फार्मर्स के साथ जोड़ने की बात थी। आर वी क्लियर? संपदा में स्कीम फॉर एग्रो मरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स, फुल फॉर्म याद रखना है ज्यादा से ज्यादा, और 6000 करोड़ रुपया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 MOU साइन किए गए सिस्को के साथ, निंजा कार्ड, जियो प्लेटफॉर्म, ITC लिमिटेड, NCDEX to help farmers make decision about seed, crop, yield, maximization, etc. तो ये लोग मिलके ITC, जियो प्लेटफॉर्म, निंजा कार्ड, सिस्को, NCDEX, ये सभी मिलके किसानों को इनपुट्स देंगे, कौन सा बीज लो, कौन सा फसल उगाओ, किस प्राइस पे बेचने का प्रयास करो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। 2.37 लाख करोड़ वाला डेटा बच्चों अपन ने अभी पढ़ा। 2.37 लाख करोड़ का डेटा अभी तो बताया मैंने आपको। केमिकल फ्री फार्मिंग कहां करी जाएगी? 5 किलोमीटर अलोंग द रिवर गंगा, 5 किलोमीटर अलोंग द रिवर गंगा। 9.808 लाख हेक्टेयर्स लैंड टू रिसीव इरिगेशन बेनिफिट्स बाय केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट। इसी के साथ एग्रीकल्चर हो गया खत्म। अब जो आप बोलते हो बहुत डेटा है, बहुत डेटा है, बहुत डेटा है, तो अपने को क्या याद रखना है बच्चों? एकदम हार्ड एंड फास्ट याद रखना अपने लिए क्या है? 6th लार्जेस्ट है, याद रहेगा। इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट्स का 13% है, ये याद रखना पड़ेगा अपने को। इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए 8,500 करोड़, ये याद रखना पड़ेगा अपने को। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट है राइस, वीट, शुगर केन, कॉटन, ग्राउंडनट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में, ये याद रखना पड़ेगा अपने को। याद रहेगा कि नहीं? ऑर्गेनिक फूड सेगमेंट भविष्य में जाके 75,000 करोड़ का बन जाएगा, ये याद रहेगा। एग्रीटेक फंडिंग में $1 बिलियन का फंडिंग आया पिछले 3-4 सालों में, और 25 तक ये 30 से 35 बिलियन डॉलर होने की संभावना है। फैक्ट नाम याद रखना है आपको, और ये जो नाम अपन ने पढ़े ये अलग अलग योजनाओं के, ये याद रखने हैं। 2 बार 3 बार पढ़ोगे बच्चों, हो जाएगा। चलिए सेकेंडरी सेक्टर में चलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में 2000 से 2018 तक का कंपैरेटिवली बताया है कि भाई लगभग $80 बिलियन का फंडिंग आया है। लगभग $80 बिलियन का फंडिंग आया है। एग्रीकल्चर के केस में अगर आप देखने निकलोगे तो ये फिगर बहुत ही छोटा होगा, दिया ही नहीं है, बहुत बढ़िया। GE, सीमेंस, HTC, तोशिबा, हाँ तो बहुत ही कम है। और वो समझ में भी आता है कि भाई एग्रीकल्चर में कौन बाहर की कंपनी आके इंडिया में फंडिंग करने का काम कर रही थी। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि हम एग्रीकल्चरल लैंड बाहर की कंपनी को इंडिया में खरीदना अलाउ नहीं करते। आज अगर लेज वाला है वो अपना खेत खरीद के आलू उगाना चाहता है, वी डोंट अलाउ दैट, कि भैया नहीं, अंग्रेज़ों के साथ एक बार ज़मीन वमीन का काम किया है, अब आगे ज़िंदगी में कभी नहीं करना है, ठीक है। तो इसीलिए भी एक बहुत बड़ा कारण है कि एग्रीकल्चरल फंडिंग आती नहीं है। और फंडिंग किसको करेगा? गोलू भोलू रामू शामू अपनी खेती कर रहे हैं, उनको कौन सा फंडिंग मिलेगा? अब स्टार्टअप आ रहे हैं, बन रहे हैं, तो उनको फंडिंग है ऑब्वियसली मिलेगी। चलो, ये सारे लोग क्या कर रहे हैं? GE, सीमेंस, HTC, तोशिबा, बोइंग, ये लोग भैया या तो अपना प्लांट लगा चुके हैं या लगाने वाले हैं। OnePlus ने बोला कि इंडिया उनका लार्जेस्ट R&D का बेस बन जाएगा, याद रहेगा। ये याद रखना बहुत ज़रूरी है। विप्रो, 3D और IISc का सोसाइटी ऑफ इनोवेशन एंड डेवलपमेंट मिल के क्या बना रहे हैं? इंडिया का पहला इंडस्ट्रियल स्केल, बहुत बड़े पैमाने का 3D प्रिंटिंग मशीन बना रहे हैं, बोलिए याद रहेगा। मैन्युफैक्चरिंग
परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स पीएमआई स्टूड एट 55.9। अक्टूबर 2018 बहुत ही पुराना डेटा है तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट ये है नहीं अब, ठीक है। लेकिन इसमें बोला गया है कि भाई 2025 तक इलेक्ट्रॉनिक नेशनल पॉलिसी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्लान का ऐसा सोच है कि इंडिया जो है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में $400 बिलियन का काम करने लग जाएगा। FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, उसका ऐसा मानना है कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर वो 72%, यानी 100 यूनिट बनाने की अगर हमारी क्षमता है, हम फिलहाल 72 ही बना पा रहे हैं। अब वो रॉ मटेरियल की शॉर्टेज की वजह से है कि डिमांड की शॉर्टेज की वजह से, वो नहीं बताया यहाँ पे, ठीक है। भारत सरकार ने 35 मशीन पार्ट्स पे बेसिक कस्टम ड्यूटी को एग्जेम्प्ट कर दिया ताकि इंडिया में ज़्यादा मोबाइल हैंडसेट्स बच्चों बनने लगे। ये स्कीम का नाम ऐसे फालतू सा ऐसा नाम पूछ लेंगे, फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम की जो गवर्नमेंट की स्कीम है वो क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्टफोन कंपोनेंट्स जो हैं वो इंडिया में बनने लग जाएं मेक इन इंडिया के तहत। इसके लिए आपने फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम नाम का स्कीम लॉन्च किया है, जिसमें आप शायद समय समय पे 10, 5, 15, 20 अलग अलग कंपोनेंट्स ऐड करते जाते हैं और उन पे ड्यूटियां शायद माफ़ करते जाते हैं, ठीक है बच्चों, बोलो बात समझ में आई। यूनियन बजट में ये काम का नहीं है, चलेगा ये। FDI इन डिफेंस अंडर ऑटोमेटिक रूट इंक्रीज्ड फ्रॉम 49 टू 74%, डिफेंस में ये बताया। इंश्योरेंस में भी सेम यही है, आपने कल पढ़ा था, परसों पढ़ा था, 49 टू 74 है, लेकिन इंश्योरेंस इंटरमीडियरी बोला तो 100% है, याद रहेगा। MSIPS नाम का एक स्कीम है, मॉडिफाइड स्पेशल इंसेंटिव पैकेज स्कीम, जिसमें कि 10,000 तक का करोड़ का बजट है, तो आपको फुल फॉर्म याद रखना है। यूपी में झांसी में बच्चों अपन ने बात करी थी आज ही कि डिफेंस का कॉरिडोर बनने वाला है। 6 सबमरीन के टेंडर 50,000 करोड़ रुपए का, जिससे कि मेक इन इंडिया को बूस्ट मिलेगा। तो ये 6 सबमरीनें कहां बनेगी? इंडिया में बनेगी। 5 मेजर हार्बर्स कोची, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पारादीप, पेटूघाट अलॉन्ग विथ अ मल्टीपर्पज सीवीड पार्क इन तमिलनाडु आर बीइंग डेवलप्ड। उसके बाद ऑपरेशन ग्रीन टू बी एक्सटेंडेड टू 22 पेरिशेबल प्रोडक्ट्स। पहले ऑपरेशन ग्रीन खाली किस पे लागू हुआ था? अनियन, पोटैटो एंड टमेटो, आलू, प्याज, टमाटर पे लागू हुआ था। अब इसको और 22 पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को कवर किया जाएगा और उनके प्रोडक्शन को भी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। सीवीड का मतलब कैसे बताऊं मैं तुम्हें? ये सीवीड है, दिख रहा है? पानी में रहने वाली एल्गाई है, ठीक है। चलो, मित्रा का फुल फॉर्म क्या है? मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क स्कीम, जिसके तहत क्या किया जाएगा? ऑब्वियसली नाम ही है मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क, तो टेक्सटाइल पार्क बनाएंगे और क्या। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पावर है कि वो $1 ट्रिलियन, 1 बिलियन नहीं, 1 ट्रिलियन डॉलर का 2025 में अचीव कर ले और दुनिया की टॉप 3 ग्रोथ इकोनॉमीज में से एक हो जाए। बोलो बात समझ में आ रही है? जोहो नाम की एक कंपनी है जो 100 करोड़ रुपए तक इन्वेस्ट करेगी टू फोकस ऑन R&D ऑन मैन्युफैक्चरिंग। विस्ट्रॉन कॉर्प कोलैबोरेटेड विथ ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स टू मैन्युफैक्चर लैपटॉप्स एंड स्मार्टफोन्स। Amazon ने भी इंडिया में प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया और पहला प्रोडक्ट जो इंडिया में उन्होंने बनाया वो है फायर स्टिक।
सैमसंग ने भी मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया मोबाइल का डिस्प्ले पैनल एट नोएडा प्लांट। तो ये अपना इंडस्ट्रियल हुआ। टर्शरी की अगर बात करें तो ऑब्वियसली इंडिया का सबसे बड़ा सेक्टर जो नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करता है वो कौन सा है? 54% ऑफ टोटल जीवीए, टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड, मतलब जीडीपी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। 54% कहां से आ रहा है? टर्शरी से आ रहा है। बोलो बात समझ में आई? 8th एक्सपोर्टर ऑफ कमर्शियल सर्विस, बहुत पुराना डेटा है बट स्टिल इजी है, याद रख लो। इंडिया जो है वो दुनिया का सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकम्युनिकेशन एंड इंटरनेट यूजर मार्केट है। बोलो बात समझ में आई? भारती एंटर्ड क्लाउड कम्युनिकेशन मार्केट विद द लॉन्च ऑफ बिजनेस सेंट्रिक एयरटेल आईक्यू। एयरटेल आईक्यू आपसे पूछ लिया जाएगा क्या है, या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि भारती ने एंटर किया ब्ला 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 ब्ला, उनका जो प्रोडक्ट है उसका नाम क्या है? तो बहुत आसान होगा, एयरटेल। आपको पता ही है सुनील भारती मित्तल का ग्रुप है जिसका प्रोडक्ट है एयरटेल। एयरटेल आईक्यू नाम आपको याद रखना पड़ेगा, याद रहेगा? इलॉन मस्क का स्पेसएक्स हैज स्टार्टेड एक्सेप्टिंग प्री ऑर्डर्स फॉर द बीटा वर्जन। बीटा वर्जन का मतलब होता है कमर्शियल प्रोडक्ट से पहले का जो वर्जन होता है, ऑफ इट स्टारलिंक सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस इन इंडिया फॉर अ फुल्ली रिफंडेबल फीस ऑफ $99 की। बीटा प्रोडक्ट लो, $100 दे के टेस्टिंग के बाद वापस ले लो पैसा। सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम, ये रिवॉर्ड देगा 3 से 5% का। किसको? इंडिया के जो सर्विस सेक्टर के प्लेयर्स हैं जो बाहर से पैसा कमा रहे हैं। तो अगर इन्फोसिस से है, टीसीएस है, ये बाहर के क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं और फॉरेन एक्सचेंज लेके आ रहे हैं, तो ये जितना डॉलर इंडिया में लेके आ रहे हैं इनको इसके बदले में कैशबैक मिल रहा है, समझ लो 3 से 5% का। किसके तहत? सर्विस एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्कीम के तहत। बोलो याद रहेगा? अब नेशनल टूरिज्म पॉलिसी अगर नहीं बोलेगा कि इंडिया के कुछ जगहों को मस्ट सी बनाना है, तो क्या नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी बोलेगा? चलो जी, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा। क्या टारगेट है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी को 70 बनाना है फ्रॉम 67.5। फर्टिलिटी रेट को रिड्यूस करना है क्योंकि जास्ती लोग हैं अपने यहां पे। अंडर 5 मोर्टेलिटी को 23 पे लेके जाना है, यानी कि 5 साल से उम्र के पहले जो बच्चे मर जा रहे हैं वो 1000 में से 23 से कम हो, ऐसा टारगेट है। रिड्यूस नियोनेटल मोर्टेलिटी टू 16 एंड स्टिल बर्थ रेट टू सिंगल डिजिट। स्टिल बर्थ रेट मतलब बच्चा पैदा हुआ बट जीवित नहीं था। मेंटेन अ क्योर रेट ऑफ मोर देन 85% इन न्यू पेशेंट्स फॉर टीबी। ठीक है, काफी है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या है भैया याद रखने वाली चीज? एक तो 5+3+3+4 है, ये याद रखना है। रीजनल लैंग्वेजेस को कम से कम 5 तक पढ़ाया जाएगा, प्रेफरेबली टिल 8। परफॉर्मेंस असेसमेंट जो है उसका नाम क्या है? परख। परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये याद रखना पड़ेगा। और इनका टारगेट है इंक्रीजिंग जीईआर इन हायर एजुकेशन इन 50%। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, इंडिया के बहुत सारे लोग हैं जो स्कूल की पढ़ाई करके छोड़ दे रहे, कॉलेजों में नहीं आ रहे हैं, तो भारत सरकार का टारगेट है कि हमारा ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाए। कम से कम 50% लोग जो कॉलेज जाने की एज के हैं वो कॉलेज जाएं। बोलिए बात समझ में आई? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कि भारत अपनी जीडीपी का कम से कम 6% एजुकेशन पे खर्च करे। ठीक है बच्चों, 6% याद रखना है। और कौन सा परसेंटेज? हाँ, जीईआर, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में जीडीपी कहां से घुसड़ गया बच्चे?
ये वाला जरूर याद रखना है। 6% ऑफ जीडीपी। तुम्हें नहीं लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ी बात है कि इंडिया एक डेवलप्ड कंट्री अपनी हेल्थ पे और अपनी एजुकेशन पे बहुत बड़ा चंक स्पेंड करता है अपनी जीडीपी का। दैट इज द साइन ऑफ अ गुड कंट्री। हम लोग नहीं कर रहे हैं, 2% खर्च कर रहे हैं। तो अगर हम 6% अपनी जीडीपी का खर्च करने लग जाएंगे एजुकेशन पे, तो आज से 3 गुना बेहतर हालात होने के चांसेस हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, तो ये याद रखना जरूरी है। ठीक है। अच्छा, ये नाम सुनिए, अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट से हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। समझो हो क्या रहा है। जैसे नॉर्मल बैंक होते हैं, पैसा जमा करवाते हैं तो क्रेडिट हो जाता है, वैसे ही मैं एक सब्जेक्ट पढ़ लेता हूं तो मुझे उस सब्जेक्ट का क्रेडिट मिल जाता है। एक सब्जेक्ट मैं यहां पढ़ रहा हूं, एक सब्जेक्ट बनारस जाके पढ़ रहा हूं, एक सब्जेक्ट लखनऊ जाके पढ़ रहा हूं, मुझे सबका क्रेडिट मिलते जा रहा है। बैंक अकाउंट में जैसे पैसा जमा होता है वैसे मेरा क्रेडिट जमा हो रहा है। अकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, अकेडमिक बैंक ऑफ has been established on the lines of National Academic Depository, in the sense NAD is the backbone of ABC. ABC यानी कि Academic Bank of Credit, where the students' academic data are held and academic rewards are stored. बोलो बात समझ में आई? Single overarching umbrella body for promotion of the higher education sector, including teacher education and एक्सक्लूडिंग मेडिकल एंड लीगल एजुकेशन। एक बॉडी बनाई जाएगी बच्चों, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। एक बॉडी बनाई जाएगी जिसका नाम क्या है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सिंगल बॉडी है, ओवर आर्चिंग है। ओवर आर्चिंग है मतलब सबको कवर कर रही है। ऐसा आर्च बना और इस आर्च में सबके सब कवर हो गए। जैसे गोल्डन आर्चेज होता है, गोल्डन आर्चेज किसको बोलते हैं, कोई बता पाएगा? मैकडॉनल्ड्स को बोलते हैं गोल्डन आर्चेज। ऐसे 2 आर्च बने हुए हैं ना, और गोल्डन कलर के होते हैं। और आप देखो हाईवे पे भी होता है तो वो मैकडॉनल्ड्स लिखते नहीं, बस खाली वो एम बड़ा सा लिखते हैं। वही यूएस में उनकी पहचान, मतलब सब जगह उनकी पहचान है। खैर चलो, जो भी है, अपना आर्चेज अलग है और अपने को समझ में आया है ये बात। बोलो हाँ। तो क्या नाम है इसका? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। अब इसमें क्या क्या हो रहा है देखिए। HECI अब स्टैंडर्ड सेटिंग का काम करेगा जनरल एजुकेशन काउंसिल। फंडिंग का काम देखेगा हायर एजुकेशन ग्रांट्स काउंसिल। एक्रीडेशन वगैरह का काम देखेगा नेशनल एक्रीडेशन काउंसिल, नाक बोलते हैं इसको। एंड रेगुलेशन का काम देखेगा नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल। तो क्या हो रहा है जी, आप बना रहे हो एक हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। काम क्या क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन का काम है या स्टैंडर्ड सेट करने का काम है। दूसरा फंड्स का काम है। तीसरा एक्रीडेशन का काम है और रेगुलेशन का काम है। तो जैसे अभी पारुल यूनिवर्सिटी है तो वो नाक का एक्रीडेशन उसको मिला हुआ नहीं है अभी तक, तो वो उसके पीछे मेहनत करता रहता है कि इतने पीएचडी के प्रोफेसर्स हायर करूंगा, इतना ये करूंगा, इतना रिसर्च करूंगा, तो मेरे को शायद एनएसी का एक्रीडेशन मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इन्होंने अब इन चारों के लिए अलग अलग बॉडीज का नाम बताया आपको बच्चों। क्या क्या नाम है बताइए स्टैंडर्डाइजेशन के लिए? देख के भी आप लोग जवाब नहीं दे पाते, क्या ही आप लोग याद करके जवाब देंगे।
फंड्स के लिए किसको दिया? एक्रीडेशन का और रेगुलेशन का नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी। ठीक है जी, चलो जी। मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी मेरूज हैं। मेरू का फुल फॉर्म पूछ लेंगे तो ये बताना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, गवर्नमेंट ने 7,000 करोड़ रुपया पानी में डाला भारत नेट प्रोग्राम के लिए। ठीक है, जो जियो ने ऐसे ही दे दिया सबको, बट कोई बात नहीं। एफडीआई पॉलिसी कहां कहां 100% आ गया है, नाम देख लीजिए बच्चों। एयरपोर्ट से रिलेटेड सब जगह, एयर ट्रांसपोर्ट, रीजनल एयर ट्रांसपोर्ट, डोमेस्टिक शेड्यूल्ड पैसेंजर एयरलाइन, एविएशन फॉर फॉरेन कैरियर, सारा एयरक्राफ्ट से रिलेटेड वाले में 100% आ गया। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में आ गया, एजुकेशन सेक्टर में आ गया, सेलेक्ट रेलवे सेक्टर में आ गया, इंश्योरेंस में आ गया। कौन सा इंश्योरेंस में? नॉर्मल इंश्योरेंस में कितना है? जवाब दो बच्चों, जवाब दो, छुपो मत इधर उधर, जवाब दोगे तो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। टेलीकॉम सेक्टर हैज बीन इंक्रीज टू 100%। टेलीकॉम में भी 100% है, इसमें से 49 ऑटोमेटिक रूट में बिना पूछे, और बाकी 51 के लिए आपको FIPB का अप्रूवल लेना पड़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड। ठीक है जी, अब एक 50,000 करोड़ रुपए का एक प्रोग्राम गवर्नमेंट कर रही है, क्रेडिट इंसेंटिव प्रोग्राम, जिसके तहत कंपनीज को फंड्स मिलेंगे टू रैंप अप हॉस्पिटल कैपेसिटी की। 100 बेड्स का हॉस्पिटल था तो उसमें 200 बेड पैदा करें, मेडिकल सप्लाईज नहीं खरीद के ला सकें। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का ऐसा मानना है कि डिजिटल इकोनॉमी जो है 20% ऑफ जीडीपी तक पहुंचाई जा सकती है, याद रहेगा। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन टू प्रोवाइड अ यूनिक हेल्थ आईडी टू एवरी इंडियन, ताकि वो कहीं पे भी जाए, किधर भी जाए, अपनी हेल्थ आईडी के थ्रू अपना सारा ट्रैक रिकॉर्ड डॉक्टर को पता चला सके। तमिलनाडु ने अनाउंस किया है न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी aligned with the old policy to increase the state's electronic output to $100 billion by 2025। $100 billion, $100 billion। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने ऐसा ही कुछ बच्चों इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का नाम पढ़ा था। क्या पढ़ा था अपन ने कि भाई 2025 तक, कहाँ गया रे मेरा, $400 बिलियन दिखाई दे रहा है। नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स प्लान्स इंडिया टू बिकम अ US $400 बिलियन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। अब इसको देखते हुए अगर आप तमिलनाडु का टारगेट देखो तो काफी बोल्ड है कि नहीं। पूरे देश का $400 बिलियन सोचा गया, जिसमें तमिलनाडु की इच्छा है कि वो अपना खुद का $100 बिलियन कर दे। चलो, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस किया अपना कोलैबोरेशन विद रिस्पेक्ट टू 5G। अब ये आ गए 5 ईयर प्लान्स, छोटी छोटी चीजें हैं। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में हमने फोकस किस पे किया? 1/3 हमने किस पे डाल दिया पैसा? एग्रीकल्चर पे, और इसकी वजह से फायदा भी हुआ, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन 36% बढ़ गया। सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमारा थोड़ा मूड इंडस्ट्री पे गया, तो हमने इंडस्ट्री पे फोकस दिया, एग्रीकल्चर पे खाली 20% डाला, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन ठीक ठाक हो गया। थर्ड 5 ईयर प्लान में क्या हुआ? हमारा टारगेट था कि सेल्फ सफिशिएंसी लेके आनी है, खाना अपने आप अपने उगाने लग जाएं, लेकिन इसमें बहुत दिक्कतें हुई। पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ, चाइना के साथ बवाल हुआ,
हालांकि लाल बहादुर शास्त्री 2 साल से कम समय के लिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रहे, लेकिन इसी दौरान इन्होंने अपना ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन का बीज बोया। तो आपसे पूछा जाएगा कौन से 5 ईयर प्लान में ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट किया गया था, तो थर्ड 5 ईयर प्लान में आप नाम बताएंगे। थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद हमारी हिम्मत इतनी टूट गई, हमें लगा कि हमारी हैसियत ही नहीं है 5 ईयर प्लान बनाने की, छोटे छोटे गोल बनाओ 1 साल का। तो उसके बाद में हमने 3 एनुअल प्लान बनाए, 3 एनुअल प्लान बनाए। क्यों? क्योंकि साइनो फ्रिक्शन यानी कि इंडिया चाइना की लड़ाई, साइनो बोले तो इंडिया चाइना की लड़ाई, वॉर विथ पाकिस्तान एंड ड्राउट्स यानी कि सूखा पड़ गया, तो इसीलिए 5 साल का प्लान हमने डिसकंटिन्यू किया और हमने 1-1 साल का प्लान बनाया जो हमारे कंट्रोल में हो, वश में हो। फोर्थ 5 ईयर प्लान, ये 3 साल खत्म होने के बाद में वापस हमने 5 ईयर प्लान बनाया। अब हमारा वीट गेन का प्रोडक्शन अच्छा हो चुका था, राइस वगैरह में प्रोडक्शन जो था वो 3% का था, टारगेट हमारा 5% का था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में ड्राई फार्मिंग को प्रोपोगेट किया जाने लगा कि भैया कम से कम पानी खर्च करके ज़मीन के अंदर का जो मॉइस्चर है उसी के दम पे आप खेती करने का प्रयास कीजिए। पल्सेस के अलावा लगभग सभी चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ गया। 6th 5 ईयर प्लान में लैंड रिफॉर्म पे फोकस किया गया। 7th 5 ईयर प्लान में हमको हाईएस्ट ग्रोथ मिली फूड ग्रेन और पल्सेस वगैरह में, ठीक है जी। और ग्रीन रेवोल्यूशन जो शुरू तो हो गया था थर्ड 5 ईयर प्लान में, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड था कहां पे? वेस्टर्न यूपी, पंजाब और हरियाणा। कहां पे रेस्ट्रिक्टेड था? वेस्टर्न यूपी, पंजाब एंड, लेकिन आप यहां पे देख रहे हैं कि अब एरियाज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वेयर एक्सपैंडेड, तो अब बंगाल, उड़ीसा सब जगह पहुंचने लगा। 8th 5 ईयर प्लान आते आते अब लगभग हमारा प्रोडक्शन जो था वो स्टैग्नेट जैसा हो गया था, क्योंकि जितना बढ़ाया जा सकता था हमने ऑलरेडी बढ़ा लिया था। ऑयल सीड में हमको रैपिड ग्रोथ मिली, ऑयल सीड ग्राउंडनट है, कोकोनट है, राई है, तिल है, कैस्टर है, बहुत कुछ है। 9th 5 ईयर प्लान, 9th 5 ईयर प्लान में क्या हुआ? नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000 बनाया गया। नेशनल एग्रीकल्चरल पॉलिसी 2000 बनाया गया। 10th 5 ईयर प्लान में हम 4% का टारगेट लेके निकले थे। हमारी इच्छा थी कि हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट, डेवलपमेंट ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिसेमिनेशन ऑफ एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, डिसेमिनेशन का मतलब होता है स्प्रेड करना, स्प्रेड करना या शेयर नॉलेज। बोलो बात समझ में आई? ठीक है। 11th 5 ईयर प्लान में इंक्लूसिव ग्रोथ की बात वापस 4% है, तो याद रखना दिक्कत नहीं है। अब 2-3 चीजें यहां पे शुरू करी गई बच्चों, जैसे कि एक है NFSM। NFSM क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी, और एक है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो ये फुल फॉर्म अपने को याद रखने पड़ेंगे बच्चों। मेजर अचीवमेंट क्या क्या रहा? वीट प्रोडक्शन इंक्रीज फ्रॉम 71.3 मिलियन से 80.3 मिलियन हुआ, लेकिन अब ये डेटा इतना पुराना है, 2007-2010 का डेटा है, तो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है। बट आपको ये तो याद रखना होगा कि 11th 5 ईयर प्लान में हमको ऐसा इतना ग्रोथ अभी भी मिल रहा था। राइस 89 से 99 हो रहा था, पल्स 13.6 से 14.7 हो रहा था। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 25,000 करोड़ रुपया का बजट है। क्या क्या है इसके अंदर? ग्रीन रेवोल्यूशन है, पल्सेस का प्रोडक्शन बढ़ाने की बात है, पाम ऑयल को यूज करने की बात है, सब्जियों का प्रोडक्शन बढ़ाने की बात है, न्यूट्रिया सीरियल्स, ऐसे सीरियल्स जिनका न्यूट्रिशन का कंटेंट काफ़ी हाई होता है, उनका प्रोडक्शन बढ़ाने की बात है, सैफरॉन यानी कि केसर ज़्यादा ग्रो करने की बात है। ये सारी बातें राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में है। 25,000 करोड़ के प्लान के तहत ये सब किया जाएगा।
12th 5 ईयर प्लान जो हमारा आखिरी 5 ईयर प्लान था, यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर आप देखिए बहुत ही कम ग्रोथ मिली है, 1.6% पर एनम इन फर्स्ट 4 ईयर्स। टारगेट आपका 4% का था। आप देखो 10वें में भी 4% का टारगेट, 11वें में भी 4% का टारगेट, 12वें में भी 4% का टारगेट। जब आप टारगेट ही 4% से ऊपर नहीं ले रहे तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को भी पता चल गया था कि हम ऑलरेडी पीक कर चुके हैं। देर इज नॉट मच ऑफ अ डेवलपमेंट दैट कैन हैपन फ्रॉम दिस पॉइंट। चलो, क्या दिक्कतें रही हमारी एग्रो प्लानिंग में, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी डेटा नहीं है ये तो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं। क्या दिक्कत रही? सेल्फ कॉम्प्लेसेंसी। कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है जो जितना मिला उसमें आप खुश हो जाते हो, कुछ और करने की आपकी नीयत नहीं है। क्विक यील्डिंग प्रोजेक्ट्स नॉट गिवन इंपॉर्टेंस। बड़ा 50,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़ का डैम बनाएंगे, ये करेंगे, इसमें 25-25 साल बर्बाद कर दिए। लेकिन छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जिनकी वजह से इमीडिएट बेनिफिट मिल सकता था वो हमने गवा दिया। न्यू फार्मिंग टेक्निक्स को कभी एनफोर्स नहीं किया गया। सूटेबल प्राइस पॉलिसी, एमएसपी वगैरह सब काफ़ी लेट आया। लोगों का मोराल ही इतना गिर चुका था, अब लोग एग्रीकल्चर को लेके पॉजिटिव ही नहीं थे। अनरियलिस्टिक प्लानिंग एंड डिले इन लैंड रिफॉर्म्स, यानी ज़मींदारी को कंट्रोल नहीं कर पाए। ज़मीनें अभी भी चुनिंदा लोगों के हाथ में ही थी। अब मेरे पास ज़मीन है इतनी सारी, मैं खुद खेती करता नहीं। जो खेती करता है उसको पता है कि ये ज़मीन मेरी नहीं है, तो वो भी मेहनत करता नहीं। तो ना मैं मेहनत कर रहा हूँ ना वो मेहनत कर रहा है। एग्रीकल्चर कभी भी आपको बेटर रिजल्ट दे ही नहीं पाएगा। बोलो, बात समझ में आई? व्हाट्स यू से? दैट्स सो नाइस। इंडस्ट्रियल पॉलिसी की अगर बात करें बच्चों, तो इंडस्ट्री को 4 कैटेगरी में तोड़ा गया। स्ट्रैटेजिक इंडस्ट्री, बोला बेटा इसकी तरफ तो देखना भी मत। कौन करेगा? ये गवर्नमेंट करेगी। नेक्स्ट है बेसिक और की इंडस्ट्री, बोले इसकी तरफ बेटा अब मत देखना। इतने दिन देख लिया, छेड़ लिया, अब नहीं। अब से कौन करेगा? गवर्नमेंट। उसके बाद कितनी इंडस्ट्री थी इसमें? 6। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री में क्या बोला है? प्राइवेट सेक्टर कर सकता है पर गवर्नमेंट ही कंट्रोल करेगा सब कुछ। उसके बाद अदर इंडस्ट्री में बोला कि हाँ भाई तेरे को जो करना है कर ले, लेकिन हाँ मेरी इच्छा हुई तो मैं फिर नियम बना सकता हूँ। तो कुल मिला के ये सारी बातें आपको यही बता रही है कि गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा रोल हो। इंडस्ट्रियल एक्ट 1951 में क्या किया गया? कहाँ मर गया रे? रेस्ट्रिक्टिव प्रोविजन है, लाइसेंस लगाओ, इंक्वायरी करवाओ, लाइसेंस कैंसिल कर देंगे अगर ये कर दिया वो कर दिया तो। डायरेक्ट रेगुलेशन चल रहा है, प्राइस पे भी कंट्रोल है, इससे ज़्यादा बना नहीं सकते सामान, इससे ज़्यादा सप्लाई नहीं कर सकते, तो कंट्रोल ही कंट्रोल है। बात समझ में आई? फिर जाके हमारे होश खुले 1991 में और सारे कंट्रोल को डिसमेंटल किया गया, प्राइवेट सेक्टर को मजबूत बनाया गया, लाइसेंसिंग सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया। बोलो हाँ या ना? डिस्पर्सिंग इंडस्ट्रीज मतलब एक ही जगह पे जो क्लस्टर हो गई थी इंडस्ट्री, उनको फैल अलग अलग गांव देहात तक पहुंचाओ। डोमेस्टिक रेगुलेटरी रिफॉर्म में आपने बोला कि जो रिजर्व इंडस्ट्रीज थी अब आपने खत्म कर दी, खाली 2 ही बची हुई हैं, एक रेलवे और एक एटॉमिक एनर्जी, बाकी सब में प्राइवेट को अलाउ कर दिया। ठीक है। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को खत्म कर दिया। कैबिनेट हैड गिवन अप्रूवल फॉर पीएलआई। पीएलआई का मतलब होता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। किसके लिए आप देना चाह रहे हैं? एसी और एलईडी लाइट्स के लिए। एसी और एलईडी लाइट्स के प्रोडक्शन के लिए आप अगर ना ऑब्जर्व करोगे बच्चों, हाल फिलहाल के समय में ये ऐसी वाली जो लाइटें लगी हुई ना ऊपर, एलईडी लाइटें, ये एट वन पॉइंट ऑफ टाइम सारा का सारा माल ही चाइना से आ रहा था, बट अब ये इंडिया में बनने लग गया है और उल्टा अच्छी क्वालिटी का बनने लग गया है और प्राइसेस भी कम है। तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की जो ये ऐसी स्कीमें हैं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की स्कीमें हैं, इसकी वजह से लोगों की हिम्मत हो रही है मैन्युफैक्चर करने की। उनको पता है कि भाई अपने को ये बेनिफिट मिलेगा तो अपने चाइना वाले माल के साथ टक्कर ले पाएंगे। बोलो बात समझ में आई? तो 6,200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये। एमएसएमई को ध्यान में रखते हुए क्या किया गया?
गारंटी कवर 50,000 करोड़ से 5 लाख करोड़ पे लेके गया 130 लाख एमएसएमई प्रोवाइडेड एडिशनल क्रेडिट अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम। गारंटी कवर अंडर ये वाली स्कीम टू बी एक्सपेंडेड बाई रुपीज 50,000 करोड़ टू टोटल कवर ऑफ 5 लाख करोड़, यानी कि 4.5 लाख करोड़ था जिसको 50,000 करोड़ से और बढ़ाया गया, तो अब ये कहां पहुंच गया 5 लाख करोड़। ये रैंप का नाम आप पीछे पढ़ चुके हैं। ओल्ड और नई लिमिट, तो मेरे को तो नई लिमिट ही पढ़नी है, ओल्ड क्यों पढ़नी है? नई लिमिट में क्या पढ़ना है? माइक्रो के लिए 1 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट, स्मॉल के लिए 10 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट, मीडियम के लिए 20 करोड़ से कम का इन्वेस्टमेंट। टर्नओवर यहाँ पे 5 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। मैंने आपको एक सिंपल तरीका बताया था। क्या बताया था? 1 इंटू 5 5, 10 इंटू 5 50, 20 इंटू 5 100। और सर्विस एंटरप्राइजेस के लिए क्या है? 10 2 5, 10 लाख, 2 करोड़, 5 करोड़। याद रहेगा? बीओपी, बीओपी भी आपको बताया हुआ है बोले बच्चों, याद है कि नहीं? जैसे आपने बजट में पढ़ा कि कुछ चीजें रेवेन्यू में जाती है, कुछ चीजें, वैसे ही यहां पे कुछ चीजें करंट अकाउंट में जाती है और कुछ चीजें, बोलो बात समझ में आई? थ्योरेटिकली तो बीओपी 0 होना चाहिए क्योंकि बीओपी अपने आप बैलेंस हो जाना चाहिए, लेकिन होता थोड़ी है। वो आप करवाते हो। कैसे करवाते हो? लोन लेके, गोल्ड बेच के, या फिर लोन दे के, गोल्ड खरीद के। अब किसी के पास में सरप्लस है तो वो डॉलर का क्या करेगा? गोल्ड खरीद लेगा। बात समझ में आई? करंट अकाउंट में कैसी चीजें आती है? अब अगर आप वो बजट के साथ कंपेयर करो तो बड़ा आसान है। ऐसी चीजें जो कि रेकरिंग नेचर की है, बार बार होती हैं। कैपिटल में कौन सी आती है? ऐसी चीजें जिससे कि एसेट और लायबिलिटी पे फर्क पड़ता है। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ और सिर्फ गुड्स, सिर्फ और सिर्फ गुड्स। लेकिन करंट अकाउंट का बैलेंस बोलूंगा तो उसमें गुड्स भी आ गया, सर्विसेज भी आ गई, इंटरेस्ट लेना देना भी आ गया। बोलो बात समझ में आई? बैलेंस ऑफ ट्रेड इज अ पार्ट ऑफ बीओपी, स्पेसिफिकली रिकॉर्ड्स डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। फेवरेबल बैलेंस को ऑब्वियसली सरप्लस बोलेंगे, अनफेवरेबल बैलेंस को डेफिसिट बोलेंगे। बोलो बात समझ में आई? और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में एफडीआई है, एफपीआई है, F2 है। क्या है इनमें ध्यान रखने वाली चीज? सबसे ज्यादा कंट्रोल, स्टेक, पंचायती किसमें होगी? सबसे कम किसमें होगी? बीच का किसमें होगा? सबसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कौन सा होगा? सबसे शॉर्ट टर्म कौन सा होगा? मीडियम टर्म से लॉन्ग टर्म किसका होगा? कौन अपने धंधे में पैसा भी लगाएगा, गुडविल भी देगा, ब्रांड भी देगा, साइंस भी देगा, टेक्नोलॉजी भी लाएगा, नो हाउ भी लाएगा? जब ऑडी इंडिया में धंधा करेगा तो सब कुछ लाएगा ना। लेकिन अबू धाबी इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन अगर रिलायंस के शेयर्स खरीदेगा तो वो खाली पैसा लेके आ रहा है। बात समझ में आ रही है? आपके लिए सबसे फेवरेबल कौन सा? आपके देश के लिए सबसे फेवरेबल कौन सा? एफडीआई। उससे आपके देश का टेक्नोलॉजी का स्तर सुधरेगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सुधरेगा, जॉब्स पैदा होंगी। बात समझ में आई? एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो गया। अब सिर्फ एक चैप्टर बचा है अपना। हाँ सर बोलिए। खत्म करोगे? हाँ खत्म करोगे? हाँ तो आप बंद कर दो ये सिस्टम। हाँ। क्या करना है मुझे? बैग है। शट डाउन करना है, ये लैपटॉप कैमरा में रख देना है। कैमरा निकाल देना, बाकी कुछ मत करना। डन। ये इसका कैमरा है, कैमरा का वो लगा के रखिए। बस बच्चों सुनो, वाह वाह वाह, 8 बजे से पहले ही छूट जाएंगे मुझे तो लग रहा है। क्यों? अपना नीति आयोग पढ़ा हुआ है, अपने को एमसीए सेबी वेबी सब तुम लोग जानते हो, आईबीबीआई तुम जानते हो, एनसीएलटी एनक्लैट तुम जानते हो, है ना? चलो सुनो,
ठीक है, मैंने आपकी सारी बातें एकदम सुन ली, एकदम वही करता हूं। हाँ चलो बच्चा, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर, आप समझो रिवीजन के अंदर में 3 बार रिवीजन हो रहा है। रिवीजन के अंदर में 3 बार रिवीजन हो रहा है। फिर जब तुम ऐसी शक्ल बनाते हो तो सोचो मेरे अंदर टूट जाता है। चलो, तो नीति आयोग नेशनल, ठीक है, हो गया आप लोगों का। चलो सुनो, प्रोवाइड स्ट्रैटेजिक पॉलिसी विजन फॉर द गवर्नमेंट। ऑब्वियसली थिंक टैंक कौन है? तो विजन यही देखे फिर। 28 वर्टिकल्स हैं, प्रोवाइडिंग द रिक्विजिट कोऑर्डिनेशन एंड सपोर्ट फ्रेमवर्क। 7 पिलर्स क्या क्या हैं? प्रो पीपल यानी कि जनता के बारे में सोचो, प्रो एक्टिविटी काम के बारे में सोचो, पार्टिसिपेशन सब मिलके करें, एम्पावरिंग दूसरे लोगों को इनेबल करो और ज़्यादा उनका पार्टिसिपेशन लो, इंक्लूजन ऑफ ऑल, इक्वालिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। फंक्शंस क्या क्या है? डिज़ाइन पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मैंने आपको बताया हुआ है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन मतलब जो आप टारगेट, जो आप टारगेट लेके चल रहे हो मॉनिटर करते रहो, आप उसको अचीव कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। थिंक टैंक, नॉलेज एंड इनोवेशन हब, ये भी आपने कई बार पढ़ लिया है। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वापस रिपीट हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप लोग वैसे ही रहो, आप लोग ऐसा मत, वो फिर आप लोग का है ये तो मैं मानता हूँ ना, जो आप लोग आदमी का मन रखने के लिए सब कुछ जानने के बावजूद भी चुप रहते हो, पेशेंस, मतलब हैट्स ऑफ टू यू गाइस। तो बच्चों, अरे मेरे डैश के डैशों, चुप हो जाओ। यूनाइटेड नेशंस ने एसडीजी बनाए। एसडीजी मतलब बेटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लियर है? अब अपने यहां से किसी को तो उनकी जिम्मेदारी सौंपनी होगी कि भाई तू ध्यान रख यार, ये यूएन वाला जो है ये ठीक से चले। तो किसको दे दी गई वो जिम्मेदारी? नीति आयोग को दे दी गई। किसको दे दी गई? अब नीति आयोग ने अपने अंदर में एक वर्टिकल खोल लिया, एसडीजी वर्टिकल, और उसको बोल दिया कि भाई तेरा ये काम है, तो नोडल एजेंसी बन गया। नीति आयोग का ये वर्टिकल जो है ये नोडल एजेंसी बन गया। इसका काम है कि एसडीजी में हमने अगर बोला है कि हम जेंडर इक्वालिटी पे काम करेंगे तो हम हर साल बताएं कि हमने क्या क्या किया है, कितना इंप्रूवमेंट आया है। हमने अगर बोला है कि हम मरीन फ्लोरा एंड फौना को बचाने के लिए कुछ कर रहे हैं तो वो हम बताएं कि हम क्या क्या कर रहे हैं। तो ये काम देखने, कौन देख रहा है? एसडीजी वर्टिकल ऑफ नीति आयोग। बोलो बात समझ में आई? नीति प्रिपेयर्स एंड प्रेजेंट्स इंडियाज वॉलंटरी नेशनल रिव्यू एट द हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम। वॉलंटरी नेशनल रिव्यू कि भैया जब मेजर करने का समय आएगा, डेडलाइन आएगी, तब तो जो करना है वो करेंगे वॉलंटरीली। लेकिन नीति क्या करता है? अपना रिव्यू करके रखता है कि भैया हम लोग एसडीजी से कितना दूर चल रहे हैं, एसडीजी से कितना पास चल रहे हैं। द वर्टिकल हैज डेवलप्ड द एसडीजी इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड, जो आपको ये बताता रहेगा कि भाई आपको पहुंचना है, यहाँ पे आप पहुंचे हो अभी, यहाँ पे इतना समय बचा है, इतना इतना काम और करना होगा। वर्टिकल स्टीयर्स द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, कि भैया गरीबी को मापने का कोई एक ही तरीका नहीं हो सकता है, किसी एक ही पैमाने से मत तोलिए। तो मल्टी डायमेंशन से कि भैया आपको शिक्षा मिल रही है कि नहीं, आपको न्यूट्रिशन मिल रहा है कि नहीं, आपको इलाज कराने की आपकी कैपेसिटी है कि नहीं, आपको बेसिक होम अप्लायंसेस यूज़ करने को मिल रहे हैं कि नहीं। तो ऐसे अलग अलग तरीके से मल्टी डायमेंशनल तरीके से आप पॉवर्टी को मेजर कर रहे हैं, और फिर जैसा जैसा तरीका आ रहा है वैसा वैसा आप उसका सोल्यूशन भी निकाल रहे हैं।
क्योंकि पॉवर्टी को मिटाना, कैन दिस एवर बी अ स्टेप और अ प्रोसेस जो एंड हो जाएगा? आज हम बोल रहे हैं कि इंडिया में बहुत लोग भूखे सो रहे हैं, चलो हमने कुछ तो ऐसा कर दिया, आज से 10 साल बाद इंडिया में कोई भूखा नहीं सो रहा है, तो फिर हम क्या बोलेंगे? चलो बस ठीक है, पॉवर्टी खत्म हो गई, अब चलो खत्म करो। गरीबी की परिभाषा बदलती चली जाएगी। आज यूएस में अगर किसी के घर में गाड़ी नहीं है वो दरिद्र है। इंडिया में गाड़ी स्टेटस सिंबल है। तो यूएस के पास इतना पैसा है, फिर भी वहां पे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? क्योंकि फिर पॉवर्टी की परिभाषा बदल जाएगी। फिर ऐसा कि भैया आप अगर आपके घर में एसी नहीं है, आप गरीब हैं, तो अब सरकार का काम हो जाएगा सबके घरों में एसी लगवाए। तो वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। बात समझ में आ रही है आपको? चलो, अभी आपको मैं जो भी बोलूंगा समझ में आ जाएगा, है ना? कार्डियक सर्जरी में आपको बताऊंगा कि कौन सी आर्टरी को खोलना है। हाँ सर, साथ ई बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? इससे बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बच्चों। पहली बात तो कि भाई साथी का फुल फॉर्म क्या है? तो सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल। कौन से 2 मुद्दों पे ये काम कर रहा है? हेल्थ एंड एजुकेशन। कौन से 3 स्टेट्स को मॉडल स्टेट्स बनाने के लिए ये काम कर रहा है? कौन सी बॉडी इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रही है? तो बीसीजी यानी कि बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एंड पीरामल फाउंडेशन। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप एंड पीरामल फाउंडेशन विथ नीति आयोग एज द फैसिलिटेटर एंड कोऑर्डिनेटर। बोलो, बात समझ में आ रही है? अभी भी बात खत्म नहीं, इसके बहुत सारे सवाल हैं। जैसे कि कहां मर गया? झारखंड वाले प्रोग्राम का नाम है हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय। एमपी वाले का नाम है हमारा घर हमारा विद्यालय। ओडिशा वाले का नाम है शिक्षा संयोग एंड शिक्षा संपर्को। बात समझ में आ रही है? लर्निंग एनहांसमेंट रिमीडियल प्रोग्राम्स इंप्लीमेंटेड फॉर 2.3 करोड़ स्टूडेंट्स। academic monitoring of schools with nearly 1.5 lakh inspections every month। एमपी का दक्षता उन्नयन, इसकी वजह से 30% स्टूडेंट जो है एकदम फन्ने खां बन गए। ओडिशा में उज्जवल उत्थान, एवरेज इंप्रूवमेंट ऑफ 10 to 15% इन लर्निंग आउटकम्स। तो झूठ झूठ डेटा है, बट चलो ठीक है, पढ़ लो। झारखंड का ज्ञान सेतु, ठीक है, 12% इंप्रूवमेंट हो गया अक्रॉस लगभग सब में। ऐसा डेटा बन रहा है। कैसा डेटा है ये? कहीं पे 12.36 नहीं है, कहीं पे 11.48 नहीं है, सब एकदम नेट डेटा है, 10, 15, 12। तो ये डेटा ऐसा घर पे बनाए जाते हैं वो वाले डेटा है ये। ठीक है, बात समझ में आई? तो आपको पता चला साथी से बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। साथी का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप और पीरामल का नाम पूछा जा सकता है, 2 सेक्टर कौन कौन से हैं, हेल्थ और एजुकेशन पूछा जा सकता है, 3 स्टेट्स कौन से हैं ये पूछा जा सकता है, इनके नॉर्मल प्रोग्राम्स के नाम क्या है, एमपी का दक्षता उन्नयन, ओडिशा का उज्जवल उत्थान, झारखंड का ज्ञान सेतु, इनके ऑनलाइन प्रोग्राम्स का नाम क्या है, एमपी का हमारा घर हमारा विद्यालय एंड DGLEP, ओडिशा का शिक्षा संयोग और शिक्षा संपर्क, और झारखंड का हमारा दूरदर्शन हमारा विद्यालय। समझ गए मेरे प्यारे बच्चों? कितने तुम लोग क्यूट हो। अच्छा जी, MCA मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स आ गया बच्चों। यही ICSI और ICAI को संभालता है, बोलो हाँ या ना। इसके एफिलिएटेड 3 ऑफिसेज हैं। एक है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस SFIO, एक है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, बतेरी बार हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसमें काम की चीज है ICLS अकेडमी, जो कि प्रोबेशनरी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देता है। कौन से ऑफिसर्स हैं ये? जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम UPSC क्लियर करके आए हैं। बात समझ में आ रही है? तो देखो, बिना रोए पढ़ रहे हो तुम लोग, अभी थोड़ा ऐसा जिंदा होके पढ़ रहे हो तो सब समझ में आ रहा है ना। सेबी
सेबी अपने को पता है 92 में इसको स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी बनाया गया, बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर है, बाकी 4 दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अहमदाबाद है। आज चौथी बार बता रहा हूं ये। फंक्शन ऑफ सेबी प्रोटेक्टिव भी होते हैं, रेगुलेटरी भी होते हैं, डेवलपमेंट भी होता है। जैसे कि प्रोटेक्टिव में क्या कर रहा है, इनसाइडर ट्रेडिंग रोक रहा है, प्राइस रिगिंग, लोग प्राइस को जो जानबूझ के घटाते बढ़ाते हैं उसको रोक रहा है, फेयर प्राइसेस को प्रमोट कर रहा है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन हो ये बताने का प्रयास कर रहा है। सारे रूल रेगुलेशन गाइडलाइन कोड ऑफ कंडक्ट टेक ओवर इंक्वायरीज ऑडिट सारा काम कौन कर रहा है? डेवलपमेंट, इंटरमीडियरीज को ट्रेनिंग देना, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू ट्रेडिंग के पैरामीटर्स डेवलप करना, ये सारी चीज़ें करने से आप क्या कर रहे हो, स्टॉक मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ऐसा डेवलपमेंट आप कर रहे हैं। पावर्स ऑफ सेबी कैसे कैसे हैं? एक जुडिशियरी की तरह फैसला सुना सकता है, एक एग्जीक्यूटिव की तरह काम भी कर सकता है, एक लेजिस्लेटिव की तरह लॉ भी बना सकता है। तो क्वाजी जुडिशियल भी है, क्वाजी एग्जीक्यूटिव भी है और क्वाजी, वाह 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 वाह। आरबीआई और आईबीबीआई में आपको पिछले अगले दिन में पढ़ा चुका हूं डिटेल में, 1935, 1937, 1949 सब बता चुका हूं। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, DICGC, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड और इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, ये आरबीआई की फुल्ली ओन्ड सब्सिडरीज हैं। ये आरबीआई की फुल्ली ओन्ड सब्सिडरीज है। इसके अलावा आरबीआई के पास में 6 ट्रेनिंग अकेडमीज भी हैं, 3 आरबीआई के अंडर कंट्रोल में कंप्लीटली काम करती है और बाकी 3 जो हैं वो क्या है, ऑटोनोमस है। बाकी 3 क्या है, ऑटोनोमस मतलब इंडिपेंडेंटली काम करती है। आरबीआई के अंडर कौन कौन सी है, आरबीआई अकेडमी, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल बैंकिंग एंड आरबीआई स्टाफ कॉलेज, ये तीनों आरबीआई के अंडर है। ऑटोनोमस वाली कौन कौन सी है, एनआईबीएम, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट ऑफ रिसर्च एंड इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। बोलो बात समझ में आई? एनसीएलटी, यहां आ गया अपना इराडी कमेटी। मल्होत्रा कमेटी कहां आया था बता बेटा? बताओ बेटा, मल्होत्रा कमेटी कहां आया था? म्यूचुअल फंड्स में आया था। वो कमिटी है, वो तो एक कंपनी का नाम है। आपका आंसर यही था, म्यूचुअल फंड्स। वाह, बेटा मैं जैसे बोलता हूं वैसे बोल तो आवाज आए। प्राइवेट सेक्टर के अलावा कुछ सुनाई नहीं दिया, तो मतलब जहां प्राइवेट सेक्टर लिखा हुआ रहेगा वहां मल्होत्रा कमेटी है। तो प्राइवेट सेक्टर तो 100 जगह लिखा हुआ है। इंश्योरेंस सेक्टर का क्या, पर क्या क्या बोला मल्होत्रा कमेटी ने इंश्योरेंस को लेके? इंश्योरेंस के सेक्टर को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ओपन किया जाए, ये मल्होत्रा कमेटी ने बोला। बस अब रहने तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इराडी कमेटी ने क्या बोला? एनसीएलटी बनाओ भैया। इराडी कमेटी ने बोला था एनसीएलटी बनाओ, लेकिन बन नहीं पाया उस समय। 2002 में बनना था बट बन नहीं पाया और इवेंचुअली कब बना? 2016 में आया। एनसीएलटी भी क्या है बच्चों? एक क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी है कि नहीं? प्रिंसिपल बेंच इसका दिल्ली में है और 15 और ब्रांचेज है, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, गुवाहाटी, ब्ला 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 ब्ला।
इन बेंचेस को हेड कौन कर रहा है? रिटायर्ड सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रामलिंगम सुधाकर। रामलिंगम सुधाकर। मेजर पावर्स क्या क्या है इनके पास? ये रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकते हैं अगर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रॉन्गफुल तरीके से लिया गया था तो। ये कंपनी का ट्रांसफर जो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज है उसको रिजेक्ट कर सकते हैं अगर इनको इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है। 100 मेंबर्स का अगर इनको एप्लीकेशन मिल जाए तो ये कंपनी के अफेयर्स को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। पहले कम से कम 200 मेंबर्स की एप्लीकेशन चाहिए होती थी, अब आप सिर्फ और सिर्फ 100 के दम पे भी मचा सकते हैं। बोलो बात समझ में आई? एक्सक्यूज मी। NCLT also has powers to initiate investigation even on an application from an unrelated person. थर्ड पर्सन की एप्लीकेशन पे भी आप कर पा रहे हो। पब्लिक लिमिटेड से प्राइवेट लिमिटेड अगर आपको बनना है तो उसके लिए भी आपको पहले प्रायर कंफर्मेशन किससे लेना पड़ेगा? NCLT से। तो बहुत सारा काम NCLT को दे दिया गया है। एनक्लैट NCLT से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं कि भैया एनक्लैट कौन कौन से मुद्दों के ऊपर काम करने वाला है? एनक्लैट तो ऑब्वियसली NCLT के फैसले से आप नाराज हैं तो एनक्लैट पे जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप CCI के फैसले से नाराज हैं तो भी आप कहां जाएंगे? एनक्लैट पे जाएंगे। IBBI के फैसले से नाराज हैं तो भी कहां जाएंगे? एनक्लैट पे जाएंगे। याद रहेगा। Empowered to hear appeals against order of CCI, IBBI. NCLAT is headed by a chairperson and consists of not more than 11 members. Appeals can be made within अपन ने ये पढ़ा था ना 30 डेज प्लस 15 डेज का एक्सटेंशन है, ऐसा ही कुछ था ना। और इसी के साथ देवियों और सज्जनों अब बच्चों मजाक की 100 बात है, पर मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये जो नोट्स आपको मैंने दिए हैं अगर आप इनको अच्छे से 4-5 बार पढ़ लेते हैं तो एक अमेजिंग लेवल के कॉन्फिडेंस आपको प्राप्त हो जाएगा और वो रब ऑफ इफेक्ट होगा। देयर विल बी अ रब ऑफ